कहा जाता है कि फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि इन्हीं फिल्मों ने एक साधारण रिक्शा चालक को एक शराब तस्कर और बाद में एक खतरनाक और बेरहम सीरियल किलर बना दिया, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? लेकिन ये बात सच है। ये कहानी बिल्कुल किसी एक फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह है, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई भी है। नाम था ऑटो शंकर और ये कहानी तब से शुरू होती है जब उसने शराब तस्करी का काम शुरू किया। तब उसका नाम गौरी शंकर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वह जुर्म के रास्ते पर आगे बढ़ गया और बन गया एक खतरनाक सीरियल किलर। वह सिर्फ मर्डर नहीं करता था, बल्कि उन्हें ठिकाने लगाने के लिए फिल्मी तरीकों का इस्तेमाल भी किया करता था। शहर से गायब होते लोग, लहूलुहान कमरे और जमीन में दफन होते राज, लेकिन पुलिस को अब तक इन सब कामों की खबर तक नहीं थी। आखिर कौन था ऑटो शंकर और कैसे वह मामूली रिक्शा चालक से एक खतरनाक और बेरहम सीरियल किलर बन गया? आखिर कैसे वह फिल्मों से इंस्पायर हुआ और कैसे उसकी परिस्थितियों ने उसे एक साधारण व्यक्ति से एक खतरनाक अपराधी बना दिया? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में ऑटो शंकर की पूरी सच्चाई को। गौरी शंकर का जन्म 21 जनवरी 1954 को तमिलनाडु में हुआ था। बचपन में उसने कई उतार चढ़ाव देखे थे। उसके पिता की 2 पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी उसके पिता उसके परिवार की जायदाद को चुराकर तीसरी पत्नी के साथ भाग गए। उसके पिता के बाद एक बच्चे की एक ही उम्मीद रह जाती है और वह होती है उसकी माँ। लेकिन यहाँ पर गौरी शंकर के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। उसकी माँ भी उसके मालिक जहाँ वह काम करते थे उसके साथ फरार हो गई। अब शंकर के ऊपर कोई अंकुश नहीं बचा था। वह बिल्कुल अकेला पड़ गया था और इसी कारण उसकी अच्छी परवरिश नहीं हो पाई। वह शराब पीने लगा था और स्मोकिंग भी करता था। वह कई बुरे काम करने लगा था और इसके साथ ही उसे फिल्मों का भी शौक लग गया था। हम जब भी कोई फिल्म देखते हैं तो हम बिल्कुल उसके हीरो की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन गौरी शंकर के केस में बिल्कुल ही उल्टा था। वह फिल्मों के विलन से इंस्पायर होता था और बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना चाहता था। इसका कारण एक और था, उसने अपने आसपास जितने भी लोगों को देखा था वे सभी इसी प्रकार के थे। वे अपने पैसा और पावर की दम पर कुछ भी कर सकते थे। वह अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ दिनों बाद मद्रास चला आया, जहां पर उसके साथ उसका भाई और उसका साला भी आया था। वहां वह पेंटिंग का काम करने लगा था। उसे फिल्में देखने का शौक तो था ही और इसीलिए वह फिल्मों के पोस्टर्स बनाता था। थोड़े बहुत दिनों तक काम तो सही चला, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी कंडीशन खराब हो गई। अब उसको काम सही से नहीं मिल पा रहा था और उसको फ्यूचर की चिंता सताने लगी। इस समय उसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही थी। एक दिन की बात है, वह किसी दुकानदार के पास गया और उससे उधार चावल मांगे, लेकिन उस दुकानदार ने चावल देने से मना कर दिया। उल्टा उसकी बेइज्जती की और पुलिस को बुला लिया। उसने पुलिस वालों से गौरी शंकर को पिटवाया। इससे गौरी शंकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। उस दुकानदार ने उसको नीचा दिखाने की कोशिश की थी और यह अपमान गौरी शंकर से सहन नहीं हुआ। उसने उस दुकानदार से बदला लेने की ठान ली। एक दिन वह दुकान में घुस गया और उसने दुकान में तोड़ फोड़ मचा दी। जब दुकानदार ने उसको मना किया तो उसने दुकानदार को भी पीट दिया। इस बार दुकानदार काफी ज्यादा डर गया था और इसीलिए उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया था। यहीं से गौरी शंकर की हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ गई। यह इंसिडेंट गौरी शंकर के जीवन में एक नया मोड़ लाने वाला था। अब वह समझ गया कि दया और अच्छे कामों से उसका काम नहीं चलने वाला। पैसा और पावर के आगे सभी झुक जाते हैं और उसको भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए।
80 का दशक चल रहा था और उस समय तमिलनाडु सरकार कई समस्याओं से जूझ रही थी। उसी समय तमिलनाडु सरकार ने शराबबंदी का ऐलान किया। यहाँ प्रतिबंध सिर्फ शराब बेचने वालों पर नहीं था बल्कि शराब पीने वालों पर भी था। लेकिन पीने वालों को कौन ही रोक सकता है, किसी न किसी प्रकार से वे जुगाड़ कर लेते थे। वहां शराब का अवैध धंधा चालू हो गया। लोग शराब की तस्करी करने लगे और शंकर के कुछ दोस्त भी इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे। लेकिन शराबबंदी के इस फैसले का पुरुष विरोध कर रहे थे और विरोध इतनी ज्यादा मात्रा में हुआ कि सरकार को एक बार सोचना पड़ा कि कहीं इस फैसले से उनकी सरकार गिर ना जाए और फिर शराबबंदी को वापस ले लिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया कि मुश्किल से उनके पति शराब छोड़ने की कोशिश कर रहे थे और तब तक ये कानून फिर से वापस ले लिया गया। वे मांग उठाने लगी कि शराबबंदी को फिर से वापस लाया जाए और फिर एक बार फिर शराबबंदी का ऐलान हुआ। उस समय मद्रास में इतनी घनी आबादी नहीं थी। वहां एक सड़क के किनारे ताड़ के अनगिनत पेड़ थे और ताड़ के पत्तों से कच्ची शराब बनाई जाती थी। ये इलाका एकदम सुनसान था और ताड़ी बनाने के लिए यहाँ ताड़ के पेड़ भी भरपूर मात्रा में मौजूद थे। इसीलिए शराब तस्करी का अवैध काम यहाँ जोरों से चलने लगा। लेकिन इस काम में एक बाधा आ रही थी, जो है सप्लाई का, कि शराब को सप्लाई कैसे किया जाए। और फिर गौरी शंकर ऑटो चलाने लगा। बस शराब तस्करी से अच्छा खासा कमा रहा था। कुछ समय बाद फिर से शराबबंदी को हटा लिया गया और इससे गौरी शंकर का धंधा ठप पड़ गया। अब वह अपने पास्ट के बारे में सोचने लगा कि क्या उसके जैसे पहले दिन थे वैसे ही दिन आने वाले हैं। वह अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगा कि उसे अब क्या करना चाहिए। लेकिन पैसों के मोह ने उसको इतना अंधा कर दिया था कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शंकर ये जो शराब की तस्करी करता था उसमें पुलिस वाले भी इसका योगदान करते थे। ये काम करते करते उसकी नजर और भी अवैध कामों पर थी जिनसे अच्छा खासा कमाया जा सकता था और इसी में एक काम था देह व्यापार। ऐसी बहुत सी लड़कियां थी जिनको उनके माता पिता बेच देते थे, या तो दहेज के डर से या फिर गरीबी के कारण। और कुछ लड़कियां गांवों से शहर पढ़ने आया करती थी। वहां से आने जाने के लिए उनको सबसे सस्ता और अच्छा ऑप्शन पड़ता था ऑटो रिक्शा। और गौरी शंकर अब इसी धंधे में उतर पड़ा था। वह लड़कियों को किडनैप कर लिया करता था और उनसे धंधा करवाता था। कुछ दिनों तक ये काम करने के बाद वह समझ गया कि शराब तस्करी के मुकाबले इस काम में ज्यादा पैसा है और वह इससे बहुत अच्छा कमा सकता है। गौरी शंकर भले ही अपने आप में कुछ कर रहा हो, लेकिन वह लोगों के बीच एक मसीहा बना हुआ था। वह काफी ज्यादा दान धर्म करता था और इसके साथ ही लोगों की मदद भी करता था। इस धंधे के साथ ही उसने 6 शादियां भी कर ली थीं। जो भी उसका मन होता वह करता था, उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया कि ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी। वह अपनी पत्नियों पर अत्याचार करता था, उनको मारता पीटता था। उसकी एक पत्नी जिसका नाम ललिता था वह उसके ही गैंग के एक आदमी के साथ भाग गई। तब गौरी शंकर यानी कि ऑटो शंकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कुछ दिनों बाद उसने ललिता को पकड़वा लिया। वह गुस्से से आग बबूला था और उसने ललिता को बहुत पीटा। बाद में उसके आदमियों ने और उसने ललिता को पीट पीट कर मार डाला। जिस आदमी के साथ ललिता गई थी उसका नाम था सुदलाई। कुछ दिनों बाद सुदलाई जेल से वापस आ गया। गौरी शंकर के लोग उसको बहला फुसला कर गौरी शंकर के पास ले गए और वहां इन सब ने पहले तो उसकी बहुत अच्छी खातिरदारी की, लेकिन बाद में उसकी भी पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। उसकी मौत के बाद उसके शरीर को पेट्रोल से जला दिया और बाद में जो भी अधजला उसका शरीर बचा हुआ था उसको समुद्र में फेंक दिया। ये पूरा मर्डर एक फिल्मी अंदाज में किया गया था।
कुछ दिनों बाद एक लड़का आया जो कि सुधलाई के बारे में गौरी शंकर से पूछने लगा। उसने गौरी शंकर से कहा कि वह सब जानता है कि सुधलाई का क्या हुआ और वह उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसने कहा कि अगर वह चाहता है कि वह पुलिस को कुछ ना बताए तो गौरी शंकर उसे एक ऑटो रिक्शा खरीद कर दे दे। लेकिन गौरी शंकर यहाँ तक समझ गया था कि अगर वह ऐसा कुछ करता है तो उसके फंसने के चांस हैं और इसीलिए गौरी शंकर ने उस लड़के को भी पीट पीट कर मार डाला। गौरी शंकर का धंधा इस समय जोरों पर चल रहा था। बड़े बड़े अधिकारी और नेता लोग उसके पास आया करते थे और उसने काफी अच्छी जान पहचान बना रखी थी। कुछ दिनों बाद उसके अड्डे की एक लड़की अनीता पर दूसरे गैंग के 3 लोगों ने हमला कर दिया। जब ये बात गौरी शंकर को पता लगी तो उसने तीनों को पकड़कर लोगों के सामने ले जाकर बहुत पीटा और उसने कहा कि अगर उसके काम में किसी ने भी टांग अड़ाने की कोशिश की या उसके सामने किसी ने भी आवाज उठाने की कोशिश की तो उसका यही हश्र होगा। उसके बाद गौरी शंकर तीनों को अपने अड्डे पर ले गया और वहां उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी। इसी समय मद्रास में 9 लड़कियों के गायब होने की एक खबर आती है। इसी समय एक औरत जिसके पति को शंकर ने मार दिया था वह उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस वाले इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। आखिरकार वह निराश होकर वापस लौट आती है और यह बात अपने एक पड़ोसी पत्रकार को बता देती है। अगले दिन वह पत्रकार इस खबर को अखबार में छाप देता है और इस समय तक शंकर शक के घेरे में आ जाता है। उसी समय बाहर राज्यपाल शासन लागू हो गया था। तब सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव हो गया था। एक दिन की बात है, शांति नाम की एक लड़की शाम को कहीं जा रही थी। अभी उसके सामने एक ऑटो आता है और उस ऑटो में बैठे लोग उसको किडनैप करने की कोशिश करते हैं। वह लड़की एकदम से चिल्लाने लगती है और उसकी चीख सुनकर वहां लोग आ जाते हैं। किडनैपर घबराकर वहां से भाग जाते हैं और इस तरह से लड़की बच गई। इस समय तक पुलिस वालों को विश्वास हो गया था कि हो ना हो ये काम शंकर का ही है और इसीलिए गौरी शंकर पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। पुलिस वाले वहीं पास की एक दुकान में रहकर इन्वेस्टिगेशन करने लगे। फिर एक दिन अखबार में ऑटो शंकर के नाम से एक आर्टिकल छपा जिसमें 9 लड़कियों के किडनैपिंग और 3 लोगों के मर्डर की बात की गई थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑटो शंकर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके पड़ोसी अब भी उसको अपना मसीहा मानते थे। वो उसकी काफी ज्यादा इज्जत करते थे। जब पुलिस ने छानबीन की तो उसके कमरे से एक डायरी मिली जिसमें बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम थे। साथ ही उसमें उनके साथ किए गए लेन देन के बारे में भी जानकारी दी गई थी। शंकर से जब पूछताछ की गई तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो एकदम चुप रहा क्योंकि उसको अपने कनेक्शंस और जान पहचान पर बहुत ज्यादा भरोसा था। उसकी जान पहचान सिस्टम के बहुत बड़े बड़े लोगों से थी। नेताओं और ऑफिसर्स को ब्लैकमेल करने के लिए उसके पास उनकी वीडियोस और फोटोज थे। उसके साले एल्ड्रिन पर जब दबाव बनाया गया तो उसने सारे राज खोल दिए और तब शुरू होता है लाशें निकलने का सिलसिला। आखिर में जब कोई हथकंडा काम नहीं आया तब ऑटो शंकर ने अपना जुर्म कबूल किया। जब उससे इस सब का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि इस सब का कारण फिल्में हैं। वह फिल्में देखने का काफी ज्यादा शौकीन था और क्राइम फिल्में उसे काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती थी और उसे वहीं से लाशें ठिकाने लगाने का आइडिया आया। कुछ दिनों बाद कोर्ट से ऑर्डर आया। उसे और उसके 2 साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई। साथ ही एक को उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन शंकर के चेहरे पर अब भी घबराने के कोई निशान नहीं थे। उसको अपने कनेक्शंस पर पूरा भरोसा था कि कोई ना कोई उसे जरूर बचा लेगा। उसने अपने पैसों और पावर के दम पर जेल के स्टाफ को भी अपने साथ मिला लिया और वह जेल से भाग गया। अब गौरी शंकर राउरकेला उड़ीसा में छिपा हुआ था,
लेकिन पुलिस ने उसे वहां से धर दबोचा। शंकर शिवाजी और एल्ड्रिन को फांसी की सजा सुनाई गई। जेल में रहने के दौरान उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, जिससे लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए। उसने इस ऑटोबायोग्राफी में कई पॉलिटिशियंस का कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ था और इसीलिए उसको प्रकाशित करने वाले प्रकाशन पर रोक लगा दी गई। इस पर केस चला और बाद में प्रकाशन को उसकी पुस्तक प्रकाशित करने का ऑर्डर मिल गया। शंकर ने इस किताब में अपना पक्ष रखा। शंकर ने इस ऑटोबायोग्राफी में अपना पक्ष रखा कि उसने ऐसा क्यों किया। 27 अप्रैल 1995 को शंकर को फांसी हुई और उसके कई साथियों को कठोर सजा सुनाई गई। जिस इंसिडेंट की वजह से शंकर का पर्दाफाश हुआ था, उसकी वजह से उसको सजा नहीं मिली, यानी कि 9 लड़कियों की किडनैपिंग, बल्कि उसको सजा मिली उसके द्वारा पिछले किए गए अपराधों के कारण। कहा जाता है कि इन 9 लड़कियों को गायब करने में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ हो सकता है और इसीलिए इसका पर्दाफाश आज तक नहीं हो पाया है। कहा जाता है कि इसमें कई बड़े बड़े अधिकारियों के नाम हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि किन परिस्थितियों ने गौरी शंकर को एक ऑटो शंकर बना दिया? क्या इसमें फिल्मों का योगदान है और क्या उसकी परिस्थितियों के कारण वह इतना खतरनाक मुजरिम बन गया? क्या इस पूरी कहानी में हमारे समाज और हमारे सिस्टम की चूक है, जिसके कारण एक साधारण पुरुष एक खतरनाक अपराधी बन जाता है? तो ये थी कहानी गौरी शंकर से ऑटो शंकर बनने की। ये थी कहानी एक ऐसे विलन की जिसको उसकी परिस्थितियों ने एक साधारण व्यक्ति से एक खूंखार और बेरहम क्रिमिनल बना दिया। अगर आपको ऐसी ही रिसर्च बेस्ड और क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे जल्द ही एक ऐसे ही हिला देने वाले केस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद डॉक्टर हिंदी।